हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा डाइजेशन और रेस्पिरेशन। पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स। भाई पांचों स्टेप्स होते हैं। वी विल रीड दिस ऑल आउट इन अ वेरी क्लियर मोड। द मेन टॉपिक विल बी डाइजेशन ओनली। सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन की। तो इंजेशन क्या होता है? फूड का इनटेक इज नोन एज इंजेशन। आपको ये प्रॉपर नोट्स मिल गए हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज योर लर्निंग। तो ये काफ़ी इजी वे में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल हैंड राइटिंग है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और मेरे समझाने के बाद तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। राइट। तो हम शुरू करते हैं डाइजेशन को। डाइजेशन मैंने पहले ही बताया था कि वो आपके माउथ से ही शुरू हो जाती है। माउथ में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सेक्रीट करते हैं। उसमें क्या क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है? आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू द शुगर, माल्टोज शुगर। ठीक है, वो डाइजेशन करता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, यानी कि वो आपके माउथ में ही शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है, नहीं। द डाइजेशन इनिशियली स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। राइट। माउथ ओपन होता है इनटू अ फनल शेप्ड एरिया कॉल्ड फैरिंग्स, जो लीड करता है टू अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ईसोफेगस, जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है। राइट। सो द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है कहाँ पर? ईसोफेगस में। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उसकी वॉल्स में, जिसे आप कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। राइट। द मूवमेंट हेल्प्स द फूड टू मूव टूवर्ड्स द स्टमक। इस मूवमेंट की मदद से ही आपका जो खाना है वो स्टमक में पहुँच जाता है। ओके। सो यूजुअली मीसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज ट्यूब है जो आपका जो खाना होता है उसे माउथ से स्टमक में लाने के लिए जो ट्यूब बनी हुई है, बस वो वही है। वहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं टेक्स प्लेस करता है, कोई भी एंजाइम्स नहीं मिलते हैं, कोई प्रोसेस वहाँ पर नहीं होता है, वो सिर्फ एक पैसेज ट्यूब है। स्टमक में खाना आ जाता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है आपके स्टमक को द एसिडिक नेचर। पेप्सिन होता है प्रेजेंट ताकि वो कन्वर्ट कर सके आपके प्रोटीन्स को इनटू द पेप्टोन, यानी कि वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस प्रोवाइड करता है एक लेयर सो दैट आपका जो स्टमक का वॉल है वो प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम दैट HCl। फाइन। स्टमक से आपका खाना जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाइडर पार्ट है वो ड्यूडेनम है, और जो बाकी का बचा पार्ट होता है वो इलियम होता है। ड्यूडेनम रिसीव करता है सिक्रीशंस फ्रॉम टू ग्लैंड्स। क्या है वो? लिवर और पेनक्रियाज। लिवर सिक्रीट करता है बाइल पिगमेंट्स और पेनक्रियाज सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेस्ट करता है आपके प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और इमल्सिफाइड फैट्स को। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। राइट। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अमाइलेज, मेल्टोज, इन्वर्टेज, वो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। ट्रिप्सिन भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स के लिए, लाइपेज प्रेजेंट होता है फैट के लिए। यहाँ पर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इन द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया है तो द प्रोसेस कौन सा होगा? अब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। नाउ फूड एंटर्स फ्रॉम ड्यूडेनम टू द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर बहुत सारे यानी कि मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप विलाई कहते हैं। फाइन। विलाई आपके फूड के अब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है। अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा भाई? कोई चीज़ आपने ले ली है तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि एसिमिलेशन। सेल्स आपके यूटिलाइज करेंगे। सो व्हाट इज एसिमिलेशन? जो आपकी ब्लड है वो कैरी करेगी उस डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में, जहाँ पर इट इज़ एसिमिलेटेड इनटू द सेल which is used for obtaining energy as well as for growth and repair of the body. सेल्स को फूड पार्टिकल्स मिल गए हैं, सेल्स को उनकी एनर्जी मिल गई है अब ग्लूकोज के फॉर्म में, तो भाई वो उसको यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। फाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है विल बी आउट फ्रॉम द बॉडी वाया प्रोसेस इजेशन,
जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन यानी वाइडर पार्ट में, जहाँ पे वाटर भी अब्जॉर्ब हो जाता है बाय द रेक्टम, और आपका खाना हो जाता है इन द सॉलिड फॉर्म, बेसिकली सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फॉर्म, राइट। तो अब ये जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर करता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में कॉल्ड रेक्टम, और रेक्टम से वो आउट फ्रॉम द बॉडी हो जाता है वाया स्पिंक्टर। तो ऐसे आपका पूरा डाइजेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, फ्रॉम इंजेशन टू डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। वो प्रोसेस जिससे आप खाने से एनर्जी रिलीज़ करते हैं उसे ही कहते हैं रेस्पायरेशन। अब खाने से एनर्जी कैसे रिलीज़ हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को यूज़ करके खाना का जब ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो आपने फूड खा लिया है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, राइट। एनर्जी के साथ साथ उसमें वेस्ट प्रोडक्ट में CO2 और H2O भी रिलीज़ होता है, बट उससे एलिमिनेट होना होता है फ्रॉम द बॉडी बिकॉज वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी से हट जाता है। सो हियर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन organisms intake oxygen which is utilized for respiring for releasing energy by oxidation of food. Then CO2 and H2O are produced as waste products which are to be eliminated from the body. रेस्पायरेशन दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन वो जिसमें आप ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, और एनारोबिक रेस्पायरेशन वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन में आपके फूड का पूरा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि अगर पूरा फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वहीं पर एनारोबिक रेस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो पाता है, जिससे आपको कम एनर्जी मिलती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन की बात करें तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये इतना यूज़फुल नहीं होता है, वैसे तो हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए होती है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको तो चाहिए नहीं CO2, राइट। और एनारोबिक में क्या बनता है, वहाँ पर इथेनॉल, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट और लैक्टिक एसिड इन ह्यूमन मसल्स, ठीक है। तो एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है, तो जब आपका ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन होता है विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो वो ATP बनाता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वहीं से एनर्जी रिलीज़ होती है बाय द सेल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में जो एयर का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो सॉइल में जो भी एयर प्रेजेंट होती है वो वो जो उस प्लांट की जो रूट्स में प्रेजेंट होती है उसके अंदर कैसे आती है, वाया रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या होते हैं, रूट्स में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे ही आप रूट्स कहते हैं, उसके एपिडर्मल सेल्स में, ठीक है। तो उसी से जो आपका ऑक्सीजन होता है वो अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है, तो पूरा गैसियस एक्सचेंज वहीं से होता है। जब रूट्स में रेस्पायरेशन हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी एयर है वो कहाँ जाती है, स्टेम्स में। स्टेम्स में जो रेस्पायरेशन होता है, अगर हर्बेशियस प्लांट है यानी जिसकी स्टेम्स ग्रीन कलर की हैं, तो वहाँ पे जो रेस्पायरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। और जिन प्लांट्स की जो स्टेम्स हैं वो ग्रीन कलर की नहीं यानी कि वुडी हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास जो पेड़ लगे होते हैं थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें भी तो होता है रेस्पायरेशन, तो उनकी जो स्टेम्स होते हैं यानी तने वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है, ऊपर से वुडी होते हैं, तो उनमें आपका जो रेस्पायरेशन है वो कैसे होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेम्स में आता है और दूसरे जो सेल्स हैं स्टेम्स के उनमें जाता है कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू ही, और उसके बाद लेंटिसेल्स में अगर है तुम्हारा ऑक्सीजन तो वहाँ से वो दूसरे सेल्स में जाएगा वाया डिफ्यूजन ओनली। हर्बीवोर्स प्लांट में कैसे होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब आपकी एयर कहाँ है, स्टेम में है, अब कहाँ जाएगी, लीव्स में जाएगी। तो लीव्स में भी रेस्पायरेशन कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका डिफ्यूज़ करता है लीव्स में बाय द स्टोमेटा, और फिर बाकी के सेल्स में जाता है बाय डिफ्यूजन।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है लीव्स की सेल्स में रेस्पायरेशन के टाइम और डिफ्यूज़ आउट होता है फ्रॉम द सेम स्टोमेटा। ठीक है, कि स्टोमेटा जो आपकी लीव्स में से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस, वो कैसे हो रही हैं, स्टोमेटा से ही हो रही हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम रेस्पायरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है। ठीक है, बात करते हैं अमीबा की। तो अगर अमीबा में जो रेस्पायरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है, और उसका डिफ्यूजन कहाँ से होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स हैं तो उनमें क्या होता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन, उनका स्किन। ग्रास हॉपर है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, मस्कीटो है, इनके रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, स्पाइरैकल्स और ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर ट्यूब्स होती हैं उसमें, और जो आपका स्पाइरैकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होल्स होते हैं जो बॉडी में बने होते हैं, उनके थ्रू ही उनमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं, फिशेज़ हैं, प्रॉन्स हैं, उनमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होती हैं। हम सब जानते हैं फिशेस को एयर कैसे मिलती है, गिल्स के थ्रू मिलती है, राइट। सो लैंड एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमंस हैं, लिजर्ड्स हैं, इनके पास क्या होता है, लंग्स होते हैं टू रेस्पायर। अमीबा कहाँ पाया जाता है, पानी में। पानी में हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी डिज़ोल्व होता है, तो अमीबा का जो ऑक्सीजन को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, पानी से मिल जाता है वाया डिफ्यूजन। ठीक है, तो उसके सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है और उसको वहाँ से मिल जाता है। उसकी बॉडी का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, अमीबा का तो जितना भी डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आता है उसकी पूरी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है और वहाँ से CO2 बाहर चला जाता है। ठीक है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन से ही एक ही उनके पास पैसेज है, आने का भी और जाने का भी। ठीक है, एयर के एक्सचेंज का, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अगर हम लार्ज ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लाइक अस, वी ह्यूमन बींग्स, तो हमारे में डिफ्यूजन के थ्रू इतना ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, मतलब सफिशिएंट नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा। ठीक है, तो हमें कोई और मेथड चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन को ज़्यादा एक्वायर करने के लिए रेस्पायरेटरी पिगमेंट जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं हम उसे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन ले लेता है हमारे ब्लड में तो वो हमारे पूरे के पूरे बॉडीज़ के सेल्स में पहुंचा देता है, और ऐसे हमें पूरे क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, और रेस्पिरेशन का प्रॉपर यूज़ हो जाता है, हमारी बॉडी पूरे को एनर्जी अच्छे से मिल जाती है। मेन रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स में वो क्या है, नोज़, नेज़ल कैविटी, नेज़ल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रांचेस, लंग्स एंड डायफ्राम। ठीक है, नोज़ हमें सबको पता है कि हमारा जो रेस्पायरेशन है वो नोज़ से ही शुरू होता है, और दोनों नोज़ में नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होती हैं। नेज़ल कैविटी क्या होती है, वो कैविटी जो नोज़ में प्रेजेंट होती है उसे ही आप कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल पैसेज क्या होता है, पैसेज वो होता है जो नोज़ के बाद से शुरू होता है। ठीक है, पूरा पैसेज, नेसल पैसेज में हेयर्स भी होते हैं और म्यूकस भी होता है। जब एयर पास करती है हमारी नोज़ से और जाती है नेज़ल कैविटी में, तो यहाँ पे जो ये हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट हैं ये डर्ट को और इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप कर लेते हैं, और हमारे लंग्स में एकदम क्लीन एयर जाती है। ठीक है, नेज़ल पैसेज के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स थ्रोट का पार्ट होता है जो कि माउथ और विंड पाइप के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया द एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स पासेस थ्रू ट्रैकिया। ठीक है, तो जो भी एयर आपके नॉस्ट्रल से आ रही है वो ट्रैकिया से ही पास करती है। ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता है क्योंकि उसमें क्या होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। जो अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का उसे आप लैरिंक्स कहते हैं। ट्रैकिया डिवाइड करता है 2 ट्यूब्स में, उसे आप ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों ट्यूब्स आपके लंग्स में चली जाती हैं और फर्दर उनमें डिवीजन होता है जिन्हें आप ब्रोंकियोल्स कहते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स, उसे आप एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, अब लंग्स की बात करते हैं तो वो 2 होते हैं और कहाँ लोकेट होते हैं, इन द चेस्ट कैविटी। जो आउटर कवरिंग होती है लंग्स की उसे आप कहते हैं प्लूरा, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं वो। ठीक है, और जो वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई की वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं और सराउंडेड होती हैं बाय द थिन ब्लड कैपिलरीज। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में ही होता है। एल्वियोलाई आपका लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ठीक है। फिर आता है डायफ्राम। डायफ्राम प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी में, ठीक है, जो सेपरेट करता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, उसे ही कहते हैं आप डायफ्राम। एल्वियोलाई में एक काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। और हमने ये चीज़ देखी है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो ब्रॉड हो जाती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और एयर जाके कहाँ स्टक हो जाती है, लंग्स में, और ये उस जगह को फिल करती है एल्वियोलाई को, ठीक है। जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, या और रिलीज़ कर देता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में ऑलरेडी क्योंकि आपने सांस ले ली है तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है वहाँ पे, तो अब वहाँ से आपका ब्लड क्या करेगा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कंबाइन करेगा आपके ऑक्सीजन से, और वो लेके चला जाएगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और आपके लंग्स में क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और आप उसे ब्रीद आउट कर देंगे। फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स से। गिल्स कवर्ड होते हैं गिल्स स्लिट्स से। तो जब और जो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी जो फिश है उसके दोनों हेड के साइड्स में, ठीक है, तो हेड के दोनों साइड्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब वहाँ से वाटर पास हो रहा होता है तो ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, ठीक है। ये जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन है फ्रॉम द वाटर, ये पूरी बॉडी को पास ऑन हो जाएगा वाया ब्लड, और उसमें जाके अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ब्लड में वापस आ जाएगा, और गिल्स के थ्रू बाहर चला जाएगा इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं, वो प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसे ही आप ब्रीदिंग कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो टाइप की होती है, ब्रीद इन यानी कि इनहेलेशन, ब्रीद आउट यानी कि एक्सहेलेशन, ठीक है। सो व्हेन यू ब्रीद इन तो क्या होता है, आपके चेस्ट एक्सपैंड करते हैं, और जो रिब केजेस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स करता है और चेस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है सो दैट आपकी जो एयर है वो बाहर आ जाती है फ्रॉम द लंग्स, और जब आप ब्रीद इन करते हैं तो चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर सो दैट एयर गोज इनटू द लंग्स, ठीक है। यहाँ पर पूरा डायग्राम दिया हुआ है, आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कैसे एंटर करती है आपकी गैस, फिर फेरिंग्स में जाती है, देन लैरिंग्स में, देन विंड पाइप में, उसके बाद ब्रोंकस में, देन ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, और फिर वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, क्योंकि ब्लड वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है एल्वियोल्स में, और वहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है क्योंकि आपने ब्रीद इन किया हुआ है, तो वहाँ पर आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन से, और CO2 को वहाँ पे रिलीज़ कर देता है। तो जब आप वापस से ब्रीद आउट करते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ से CO2 वहाँ से बाहर चला जाता है फ्रॉम द लंग्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो क्या होता है, अगर आप किसी अडल्ट की बात करते हैं तो उस अडल्ट में जब वो रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसका जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना होता है, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद इन विदाउट करते हैं, 15 से 18 बार। आई होप कि आपको ये पूरा रेस्पिरेशन समझ में आया होगा प्लांट्स, एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्ट एनाटॉमी यानी कि ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।